ध्यान से। अपन लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप लोगों से मैंने इसमें लिखाया था कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। दूसरी बात मैंने इसके बारे में क्या लिखाई थी कि सभी स्तनधारी जो भी होंगे, अब स्तनधारी केवल और केवल पुरुष ही नहीं होते हैं, है ना, मनुष्य ही नहीं होते हैं स्तनधारी बहुत सारे पशु भी होते हैं, बहुत सारे जानवर भी होते हैं। तो जो भी स्तनधारी होंगे उन स्तनधारियों में ये क्या नाम है, मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथि जरूर पाई जाती हैं। तो सभी स्तनधारियों की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था इसका स्ट्रक्चर बना के। तो इसमें अपन लोगों ने इंटरकोस्टल मसल्स देखी थी, यानी कि बहुत सारी 3 तो इसमें पेशी कोशिकाएं वगैरह थी, वो छोड़ो। इसका जो मेरे को मार्ग था दुग्ध का, वो बताओ क्या था? स्तन ग्रंथि में मिलेंगी क्या? स्तन पालिकाओं में मिलेंगी क्या? कुपिकाओं से बनेगा क्या? मिल्क, और वो मिल्क नलियों के द्वारा बाहर आएगा, उस नली को क्या कहते हैं? हाँ, तो स्तन वाहिकाएं कि स्तन नलिकाएं? स्तन नलिकाएं। फिर स्तन नलिका से आता है कहाँ पर? तुम्बिका में, यानी कि एम्पुला में। एम्पुला से आता है फिर कहाँ पर? दुग्ध वाहिनी में। और दुग्ध वाहिनी से आता है फिर कहाँ पर? निप्पल के थ्रू बाहर। तो ये उसका क्या था, मार्ग था, है ना। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे एक ब्लैक जो निप्पल होता है उसके आसपास ब्लैक एरिया होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एरियोला। वो एरियोला क्या करता है, वहाँ से एक चिकना सा पदार्थ निकलता है जो कि निप्पल को क्रैक करने से, रप्चर करने से क्या करता है, रोकता है कि वो क्रैक ना कर जाए, फट ना जाए, है ना। बस अपन लोगों ने यही डिस्कस कर पाया था। और मैंने आप लोगों को ये बताया था इसमें मेमोरी लोब्यूल्स जो होते हैं, जो स्तन पालिकाएँ होती हैं, वो कितनी होती हैं स्तन पालिकाएँ? 15 से 20 स्तन पालिकाएँ होती हैं। ठीक है, 20 से 25 नहीं, 15 से 20। अब अपन आज के टॉपिक पर आते हैं, और अपना आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन जिसको बोलते हैं अपन। शुक्र जनन, थोड़ा जल्दी आ जाया करो यार। चलो तो बातें बंद कर लें, तो पढ़ना थोड़ा सीरियस टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझना है, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें क्या हो गया। ठीक है, तो अपन लोगों ने इससे पहले देखा था युग्मक जनन, है ना। युग्मक जनन क्या होता है? अच्छा मेरे को उसमें बताओ, युग्मक जनन अपन लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, पुष्पों में। अरे युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं ना। पुष्पों में किसके थ्रू बनना था? वो मात्र जनन कोशिका थी, और वो पराग मात्र कोशिका वगैरह, उनसे गुरु बीजाणु का बनना और परागकण का बनना क्या कह रहा था? युग्मक जनन कहला रहा था, है ना। तो युग्मक जनन मनुष्यों में, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, वो युग्मक जनन शुक्राणु का बनना और अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? तुम्हारा युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, तो युग्मक जनन ये नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। नर में जो होता है, क्या रहा है भैया आज इसमें, पूरा ही लिख लो, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों में हमें युग्मक जनन की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है,
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो युग्मक होता है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? शुक्राणु के नाम से, है ना। और जो मादा में जो युग्मक होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? अंडाणु के नाम से। ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसके बनने की प्रक्रिया को बोल रहा हूँ, प्रक्रिया को। ये जो प्रोसेस है जिससे शुक्राणु बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? अगर आप लोगों से इसकी डेफिनेशन पूछ ले शुक्र जनन की, तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें शुक्र जनन की डेफिनेशन में? 2 नंबर में या 1 नंबर में कहीं ऊटी वगैरह में पूछेगा इसको। तो क्या शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे जो गैमेट्स बनता है मादा जनन तंत्र में उसको अपन क्या कहते हैं? ओवम, ओवा या एग, जो भी आप लोगों को कहना है कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एग के बनने की, अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु के बनने की प्रक्रिया, अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अंड जनन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis, oogenesis, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? वृषण में, ठीक है। टेस्टिस। और ये जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर होती है? अंडाशय में, यानी कि ओवेरी में, ओवेरी में, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ इसको पूरे को, जो मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, इसको अपनी लैंग्वेज में आंसर राइटिंग की फॉर्म में लिखो, लिख देंगे? लिख देंगे ना। तो 12th क्लास का बच्चा है तो कम से कम उसको इतना समझ में आना चाहिए इसको देख के कि इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है। तो भाई तू बता इसकी लैंग्वेज अपन क्या लिखेंगे? अगर हमें आंसर लिखना हो, मान लो इसको 2-3 नंबर में पूछ लिया, तो फिर क्या लिखोगे इसमें? इसकी बनाना, इसका लिखना है तेरे को क्या? शुक्र जनन के बारे में, शुक्र जनन के बारे में, ठीक है। अभी अपन शुक्र जनन को पढ़ेंगे, है ना। अभी तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेल और फीमेल में क्या होते हैं? गैमेट बनते हैं ना, इसको अपन क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अभी इसको भूल जाओ, अभी ऊपर से इसको हटा देना, ठीक है। शुक्र जनन को ऊपर से हटा देना वो हेडिंग से, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने अभी किसके बारे में बताया? युग्मक जनन के बारे में, यानी कि नर जनन, मादा और नर दोनों में ही युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो नर में युग्मक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। जो मादा में युग्मक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है, जो कि कहाँ पर होता है? ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? वृषण में होती है। अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है, जो कि कहाँ पर होती है? अंडाशय में होती है। तो बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के लिए इसको लिख पाना है। हाँ, पर की परिभाषा मैं कह रहा हूँ, आप लोग इतने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हो इन चीज़ों को कि कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस इसको देखो और आंसर राइटिंग करो सीधे से। कुछ है ही नहीं है सिस्टम रटने का। तो आप लोग जिन नोट्सों के चक्करों में पड़े रहते हो ना सर, नोट्स नोट्स नोट्स, वो रट रट के आप लोग उनको बार बार भूलोगे, बार बार उनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये पॉइंट वाइज फॉर्म में आपके पास होगा, जैसे ही आपके सामने आएगा तुरंत आप लोगों को ये चीज़ें याद आएंगी कि हाँ क्या पढ़ा था हमने क्लास में, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को तुम भूल ही नहीं पाओगे बहुत जल्दी, ठीक।
ठीक है। तो आज अपन इसको पढ़ेंगे और कल अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा, अभी तो टाइम लगेगा उसमें काफ़ी। हाँ, एक बार और समझाएं, है ना। चलो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। युग्मक जनन क्या है? युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन नर जनन तंत्र में अलग होता है, मादा जनन तंत्र में अलग होता है। नर जनन तंत्र में युग्मक जनन की प्रक्रिया से जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। और मादाओं में जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन, अंडाणु के बनने की प्रक्रिया अंड जनन। ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है तुम्हारी? वृषण में, और ये कहाँ पर होती है? अंडाशय में, ठीक है। आज अपन इसको पढ़ते हैं। आप हटा दूँ अब ये उन बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं करी हैं, ठीक है। और जो रेगुलर रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब इसका जो लिंकेज है वो पीछे की क्लास से थोड़ा लिंकेज है। अपन पढ़ रहे हैं क्या? शुक्र जनन। अब लिख लेना वो हेडिंग जो मैंने पहले लगाई थी ना ऊपर, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसके बारे में लिखाने की ज़रूरत है कि शुक्र जनन क्या होता है? नहीं ना। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या है? शुक्र जनन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है तुम्हारी कहाँ पर? वृषण में। ये मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी? वृषण में होगी, टेस्टिस में होगी। अब मेरे को ये बताओ, टेस्टिस में भी अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ वृषण में कि कहाँ पर होगी, तो वृषण में कहाँ पर होगी? शुक्र जनन नलिका में। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? हाँ, तो मैंने आप लोगों को जब उसकी ये वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसका क्या नाम है, वृषण का, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पालिकाएँ बनाई थी इस तरह से, है ना। बनाई थी इसमें। तो फिर इसमें छोटी छोटी सी ऐसे करके मैंने स्ट्रक्चर बनाए थे। इसमें 2-2 3-3 बनाए थे। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता अब, ठीक है। इनको अपन कहते हैं क्या? शुक्र जनन नलिकाएँ। तो शुक्र जनन नलिकाओं में ही ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अगर वृषण की भी बात करी जाए तो वृषण में ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? शुक्र जनन नलिकाओं में, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेमनीपेरस ट्यूबुल। सेमनीपेरस ट्यूबुल, ठीक है। अब सेमनीपेरस ट्यूबुल की भी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को इसमें अपन लोगों ने फिर वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं को ऐसे काट के देखा था। तब आप लोगों को मैंने ये वाला चित्र बताया था कि इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं बनती हैं। याद करो, ये वाला चित्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। इसमें इस वाली कोशिका को अपन क्या कहते थे? नर जर्म कोशिका। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अपन लोगों ने एक तो नर जर्म कोशिका के बारे में पढ़ा था, एक यहीं पर अपन लोगों ने सर्टोली कोशिका की भी चर्चा करी थी। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस चित्र को देखेंगे तो ये याद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस शुक्र जनन नलिकाओं में तुम्हें एक तो मिलेगी नर जर्म कोशिका, ठीक है, और एक मिलेगी यहाँ पर कौन सी? सर्टोली कोशिका। इसी को अपन बोलते हैं नर्स कोशिका, ठीक है। अच्छा, नर जर्म कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। मेल
जर्म सेल, और ये सर्टोली कोशिकाएं होती है ना, सर्टोली सेल। ठीक है, तो देखो ये जो इससे बनना था हमारा क्या, कौन सी कोशिका इसमें से शुक्राणु बना रही थी, ये वाली शुक्राणु बना रही थी। ठीक है, यानी कि स्पर्म बना रही थी। और ये क्या कर रही थी, अगर स्पर्म बन गया है तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम, पोषण देने का काम कौन कर रही थी, ये वाली कोशिका कर रही थी। हाँ, सुरक्षा और वो सब चीज़ें ये करती है, न्यूट्रिशन देने का काम। ठीक है, पोषण देने का काम। अब ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है, यहाँ पर उसको अपन देखते हैं ना। वो होती है कुछ हार्मोन्स के कारण। किसके कारण, कुछ हार्मोन्स होते हैं। अभी अपन बात आएगी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भी था कौन सा हार्मोन्स था इसमें। एक तो था वो एंड्रोजन वगैरह हार्मोन्स, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। वो क्या करते हैं, वो इस स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। और कब करते हैं, जब यौवनारंभ शुरू हो जाता है। यौवनारंभ यानी कि जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है ना, 13 से 14 साल की उम्र को, है ना, उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, किशोरावस्था, है ना। तो किशोरावस्था की उम्र में ये क्या होने लगता है, होने लगती है प्रक्रिया होने लगती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इस प्रक्रिया को करने में मदद करते हैं, पहले अपन को वो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, होता क्या है, जब हम 13 से 14 साल के होते हैं, अपन अभी नरों की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की, वो सॉरी, हाँ, नर की बात कर रहे हैं, यानी कि मेल की बात कर रहे हैं। जब लड़के 13 से 14 साल के होते हैं तो उनमें यौवनारंभ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है ना। और जब यौवनारंभ शुरू होता है तो आप लोगों ने 10th क्लास में मस्तिष्क के बारे में, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ के आए हैं अच्छे से कि नहीं पढ़ के आए। आप लोगों को एक वर्ड बोल रहा हूँ, हाइपोथैलेमस, नाम सुना है क्या, सुना है ना। वही नियंत्रण रखता है खाने की। हाँ, खाने पीने भूख प्यास पर कौन नियंत्रण रखता है, वही नियंत्रण रखता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यही हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन्स का स्त्रावण करता है 13-14 साल की उम्र के बाद। और वो हार्मोन्स कौन सा होता है, वो होता है तुम्हारा, अच्छा चलो मैं लिख के बता देता हूँ, नहीं तो तुम भूल जाओगे। तो देखो 13 से 14 साल की उम्र में किसमें, मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में क्या हो जाता है, यौवनारंभ शुरू हो जाता है। यौवनारंभ कैसे लिखेंगे, यौवनारंभ ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, प्यूबर्टी इसको है। अब सही है, प्यूबर्टी है ना। तो ये शुरू हो जाती है कब, 13 से 14 साल की उम्र में। जब ये होता है तो हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन्स स्त्रावित होता है जिसको अपन बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। हिंदी में भी कुछ आ रहा है इसका मीन्स ऐसे लिखा है ना, हाँ ठीक है, तो मत लिखो। तो देखो ये हार्मोन्स क्या करता है, चूँकि इसी हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्रंथि होती है हमारे दिमाग में, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है। किसको, पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है।
एक्टिवेटर क्या लिखते हैं? सक्रिय। पीयूष ग्रंथि को सक्रिय कर देता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं ना इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? दो हार्मोन्स का स्त्रावित करती है, दो हार्मोन्स को स्त्रावित करती है। एक अपन बोलते हैं LH हार्मोन्स, ठीक है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये एक और हार्मोन्स का रिसाव करती है जिसको अपन कहते हैं क्या? FSH हार्मोन्स, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन। इनको हिंदी में, इंग्लिश में ही लिख लेना, ठीक है। हिंदी में नाम इनके बड़े खतरनाक होंगे, क्योंकि तो मैं वो पूछेगा ओटी में, अगर यहाँ से पूछेगा भी तो क्या पूछेगा? तो इसका FSH देके इसका काम पूछेगा या फिर इसका फुल फॉर्म पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। इस पर तुम्हें आंसर लिखने से आने सरा, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख के काम चलाना अपना आराम से। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन जाता है फिर कहाँ पर? टेस्टिस में। कहाँ पर? टेस्टिस में। और टेस्टिस में भी कहाँ पर जाता है? वृषण में। तो वृषण में जाता है लीडिंग कोशिकाओं के पास। लीडिंग कोशिकाएं पढ़ी थी अपन लोगों ने, याद आ रही है? अंतराली कोशिकाओं के पास। तो ये जाएगा कहाँ पर? LH है, LH लीडिंग कोशिकाओं के पास जाएगा। फिर लीडिंग कोशिकाओं में एक हार्मोन्स बनेगा यहाँ पे जिसको हम कहेंगे एंड्रोजन। क्या कहेंगे? एंड्रोजन हार्मोन। मैंने बताया था आप लोगों को वहाँ पे कि जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो कौन से हार्मोन को नियंत्रित करती हैं, बनाती हैं? एंड्रोजन को, ठीक है। लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? हाँ, क्या कुछ क्वेश्चन है? कुछ एस्ट्रोजन होता है वो, एस्ट्रोजन। और ये जो नोट्स इससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें भी एस्ट्रोजन लिख दिया है मैडम ने गलती से लिख दिया है, लेकिन अब क्या करें, उसके लिए हो जाती है गलती। लेकिन कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन्स को यहाँ से लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन्स निकालती हैं। फिर ये एंड्रोजन हार्मोन्स जाता है किसके पास? ये जाएगा तुम्हारा नर जर्म कोशिकाओं के पास। किसके पास? नर जर्म कोशिका के पास। देखो कैसे शुक्राणु बन रहा है। फिर नर जर्म कोशिका से बनेगा क्या? शुक्राणु। शुक्राणु का तब होगा निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। पूरी प्रोसेस समझ में आई? तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ही यौवनारंभ शुरू होगा 13 से 14 साल की उम्र में, तो क्या होगा? हमारे जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस पार्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है कि बच्चा यंग हो गया है, अब इसको स्पर्म की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स को स्त्रावित करता है जिसको अपन कहते हैं GnRH हार्मोन्स, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारी पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट होती है ये दो हार्मोन्स का स्त्रावित करती है। एक LH, ठीक है। LH ये कहाँ पर स्त्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं में। कहाँ पर? लीडिंग कोशिकाओं में, ठीक है, लीडिंग सेल में। फिर लीडिंग कोशिकाएं एक और हार्मोन्स का स्त्रावित करती हैं जिसको अपन कहते हैं क्या? एंड्रोजन। ये एंड्रोजन हार्मोन्स जाएगा तुम्हारा कहाँ पर? नर जर्म कोशिका के पास। और नर जर्म कोशिका से बनेगा तुम्हारा क्या? फिर शुक्राणु। याद आ रही है ना नर जर्म कोशिका कहाँ पर थी? अभी तो मैंने बताया था बना करके, ऐसे ऐसे करके इन्हीं में टेस्ट की जो अपन लोगों ने शुक्र नलिका को काटा था, तो हाँ, तो उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो हुआ ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसको लीडिंग कोशिकाओं को लीडिंग सेल ही लिखते हैं, ठीक है। एंड्रोजन, एक डी को हटा देना इसमें से, ठीक है। लीडिंग सेल। अब देखो
हमने शुक्राणु तो बना लिया, अब ये हार्मोन क्या करेगा, FSH हार्मोन क्या करेगा, तो FSH हार्मोन क्या करता है तुम्हारा, ये जाता है तुम्हारा सर्टोली कोशिका के पास, ये जाएगा किसके पास, नरचर्म कोशिका के पास, कहेगा शुक्राणु बनाओ, और ये जाएगा किसके पास, सर्टोली कोशिका के पास, कहेगी कि भाई शुक्राणु बनकर तैयार हो गया है, अब उसको किसका काम करो, पोषण देने का काम करो, अब तुम पोषण देने वाली बन जाओ, ठीक है। तो सर्टोली कोशिका में जाता है, और सर्टोली कोशिका का तुम्हें पता ही है, फिर ये शुक्राणु को क्या देती है, पोषण देती है, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ मेरे को, हो गई ना पूरी पानी की तरह कि नहीं। एक बार फिर से बता दें पूरा, ठीक है। तो देखो क्या हम पढ़ रहे हैं शुक्र जनन, लेकिन शुक्र जनन होता है किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू, यानी कि हार्मोन्स के कारण होता है। पहले तो हमें हार्मोन्स को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हार्मोन शुक्र जनन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब 13-14 साल की उम्र होती है बच्चों की, नर की यानी कि मेल की, तो हम मानते हैं कि प्यूबर्टी की एज उसमें शुरू हो गई है, यानी कि यौवनारंभ शुरू हो गया है। यौवनारंभ उस प्रक्रिया को कहते हैं जब एकदम से वहाँ पर क्या होने लगते हैं, बहुत सारे शारीरिक बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्यों की, अब जो बच्चों की जो आवाज़ होती है वो फटने लगती है ना, और लंबाई एकदम से बढ़ने लगती है, और जो जननांग होते हैं वहाँ पर बाल आने लगते हैं, है ना। तो वो सारे बदलाव जो होते हैं उसको अपन कहते हैं क्या, यौवनारंभ। और शुक्राणु बनने लगता है, तो वो तुम्हारी कौन सी एज होती है, यौवनारंभ की एज होती है। तो जैसे ही यौवनारंभ शुरू होता है, हमारे दिमाग को संकेत मिलता है, और कौन से दिमाग को, हाइपोथैलेमस को, कि भैया इसका यौवनारंभ शुरू हो गया है, अब प्रक्रिया शुरू करनी है किसकी, शुक्राणु के बनाने की। तो ये क्या करता है, एक हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसका नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GnRH, ठीक है। ये हार्मोन्स क्या करता है, फिर पीयूष ग्रंथि को सक्रिय कर देता है, ठीक है। जैसे पीयूष ग्रंथि सक्रिय होती है तो ये दो हार्मोन्स को क्या करती है, स्त्रावित करती है, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन्स, ठीक है। ये वाला जो हार्मोन है वो किसके पास जाता है, तुम्हारा लीडिंग कोशिका के पास जाता है। लीडिंग कोशिका से कहता है कि भाई शुक्राणु जनन क्या करना है, शुक्राणु बनाना है। तो लीडिंग कोशिका क्या करती है, एक एंड्रोजन हार्मोन्स का रिलीज करती है, और ये एंड्रोजन हार्मोन्स चला जाता है किसके पास, नरजर्म कोशिका के पास। इसको अपन क्या कहते हैं, नरजर्म कोशिका को मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल के पास जाता है, तो मेल जर्म सेल से फिर तुम्हारा क्या बन जाता है, शुक्राणु बन जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, मेल जर्म सेल आ गया। और FSH क्या करता है, FSH चला जाता है सर्टोली कोशिका के पास, कहता है भैया कि शुक्राणु बन गया है, तुम उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दो, ठीक है। हाँ, तो ये खाने पीने की और देख रेख की व्यवस्था फिर ये करती है, ठीक है। हटा दें अब। अब बताओ, इस चीज़ को तुम्हें लिखा दिया जाता बोल करके, या तुम्हें नोट्स में लिख के दे दिया जाता, आया था समझ में है, तो समझ में आया था क्या फिर वो, ये बताओ मेरे को। अब अपन देखने वाले हैं इस चीज़ को, स्पर्म कैसे बनता है, ठीक है। अपन लोगों ने उसकी प्रक्रिया तो देख ली, अब अपन देखते हैं कि किस तरह से इतने सारे स्पर्म बनते हैं। एक बार जो स्खलन होता है, एक बार जो मैथुन की क्रिया होती है, उसमें कितने सारे स्पर्म निकलते हैं, 200 से 300 मिलियन। अब इतना सारा स्पर्म बनता कैसे है, अब अपन उसको देख लेते हैं कि इतनी संख्या में कैसे बन जाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया होगी कब, यौवनारंभ पर, है ना। कब होगी, यौवनारंभ पर, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कौन सी कोशिका से बनता है, नर जर्म कोशिका से ही तो बनना था। ये जो कोशिका होती है डिप्लॉयड, यानी कि द्विगुणित। कैसी होती है, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित यानी कि 2n। क्या होती है, 2n, ठीक है। फिर इसमें होता है तुम्हारा समसूत्री विभाजन। कौन सा,
समसूत्री विभाजन, क्या बोलते हैं अपन इसको, समसूत्री विभाजन को। एक होता है मियोसिस और एक होता है कौन सा, एक और कौन सा होता है माइटोसिस। तो इसको अपन बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से जो कोशिका बनेगी एक, उसको अपन कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या बनती है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और ये जो होती है ये भी होती है कैसी, 2n, इसकी ये भी कैसी होती है 2n, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे होगा तुम्हारा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन, इसको अपन बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस होगा फर्स्ट, मियोसिस 1। मियोसिस की प्रक्रिया 2 बार होती है, ये होगी पहली बार, तो बनेगी तुम्हारी क्या, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बनेगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है, आधी। तो ये जो होगी वो होगी अगुणित। कैसी, अगुणित, यानी कि n, क्या होगी n, वो द्विगुणित है, लेकिन ये कैसी होगी, अगुणित, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, n हो जाएगी। यहीं पे बोलते हैं 23 गुणसूत्र होंगे यहाँ पर। कितने, 23 गुणसूत्र, है ना, 23 गुणसूत्र, ठीक है। 23 गुणसूत्र, जोड़ी नहीं, जोड़ी तो जब जायगोट बनेगा, जब स्पर्म और अंडाणु मिल जाएगा तब हो जाएंगे। फिर कितने, 46, है ना। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन फिर से होता है एक बार फिर से यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि मियोसिस की फिर से प्रक्रिया होगी और सेकंड होगी मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगी यहाँ पर प्रक्रिया, तब बनेगा शुक्राणु प्रसु बनती है कोशिका। यहाँ पे क्या बनती है, शुक्राणु प्रसु कोशिका, ठीक है, शुक्राणु प्रसु कोशिका बनती है। उसके बाद इस शुक्राणु प्रसु कोशिका से निर्माण होता है किसका, शुक्राणु का। किसका, शुक्राणु का, ठीक है। ये भी ये भी तुम्हारी अगुणित होती है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, यानी कि इसकी भी प्लॉइडी कितनी होती है, n, ठीक है। और शुक्राणु भी शुक्राणु की भी प्लॉइडी कैसी होगी, n, है ना। इससे शुक्राणु बनेगा, इसकी भी प्लॉइडी कैसी होगी, n, यानी कि ये भी अगुणित होता है, शुक्राणु बना हुआ, ठीक है। तो ये सारी इसमें क्या रहेगी, तुम्हारी प्रोसेस रहेगी बनने की, ठीक है। जैसे नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल लिख लिया होगा आप लोगों ने, मेल जर्म सेल, ठीक है। और कहीं इंग्लिश तो नहीं रह गई है, हो गया ना, टाइम है क्या, अभी तो है, चलो हो जाएगा अपना। अब देखो मैं इसको तुम्हारा चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमें एक सेल लेते हैं, एक मेल जर्म सेल लेते हैं। क्या, ये जो सेल है वो कौन सी सेल है, मेल जर्म सेल है, ठीक है। तो मेल जर्म सेल में क्या होगा, तुम्हारा समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पे बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पे बनती हैं। सबकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n 2n 2n, सब कैसी होंगी, द्विगुणित, सब कैसी है, द्विगुणित, ठीक है। अब इनमें से कोई एक सेल अपन ले लेते हैं, सब में विभाजन होगा अर्धसूत्री, हम किसी एक सेल को ले लेते हैं। अभी इधर देख लो पहले, इधर अभी नोट मत करो, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये है तुम्हारी मेल जर्म सेल। कौन सी सेल है ये, मेल जर्म सेल, ये वाली सेल है, ठीक है। इस सेल में हुआ समसूत्री विभाजन, ऐसी छोटी छोटी सी सेल बनी बहुत सारी, जिनकी सबकी प्लॉइडी क्या है, 2n। अब इनमें फिर से विभाजन होगा, क्या एक में होगा, सब में होगा। तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ, ठीक है, एक का बता देता हूँ।
इनमें फिर से यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से फिर से यहाँ पर क्या होंगी, कोशिकाएं बनेंगी जिनकी प्लॉइडी समसूत्री नहीं, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी जिसकी प्लॉइडी कितनी होगी, n। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर से बहुत सारी यहाँ पे क्या बनेंगी, सेल बनेंगी। बहुत सारी यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से कौन सी सेल बन जाएंगी, ये वाली है ना, ये वाली सेल बन गई है। ठीक है, शुक्राणु प्रसू बन गए। शुक्राणु प्रसू को क्या कहते हैं, स्पर्मेटेड बोलते हैं इसको, स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड, ठीक है, स्पर्मेटेड बोलते हैं इसको, शुक्राणु प्रसू। और इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, शुक्राणु प्रसू से किसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। और वो शुक्राणु तुम्हें कुछ कैसा दिखाई देगा, फिर कैसा होता है रे वो शुक्राणु, ये बन गया तुम्हारा कौन, शुक्राणु। और इस तरह से अब अपन ने तो एक ही सेल से देखा है, यहाँ से एक सेल से ली है, यहाँ पर भी एक सेल लिया, न जाने कितनी मिल जम सेल होती है, न जाने कितनी ये वाली होती हैं, तब जा कर के कितना मिल बनता है, 200 से 300 मिलियन, यानी कि 20 से 30 करोड़। कितना, 20 से 30 करोड़। इनमें बड़ा हैवी कंपटीशन है यूपीएससी जैसा। 200 से 300 मिलियन बन रहे हैं, यानी कि 20 से 30 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं। किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, कि हमें किसको निषेचित करना है, अंडाणु को, क्योंकि 200 से 300 शुक्राणु हैं, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु हैं। अब अंडाणु को निषेचित तो इनमें से कोई एक ही करेगा ना, तो कितना हैवी कंपटीशन है इन लोगों में, इतना, हाँ एक ही करेगा। इनमें से 200-300 मिलियन में से मात्र जातीय संख्या में कितने, 200 से 300 एलिजिबल होते हैं, किसके लिए, स्पर्म को, अंडाणु को निषेचित करने के लिए। अब इनमें से भी सबसे तो निषेचित होगा नहीं, इनमें से भी फिर कोई एक क्या करता है, अंडाणु को निषेचित करता है। तो सोचो कितना खतरनाक कंपटीशन है इनमें। ये तो सारे सरकारी एग्जामों को फेल कर गए, सारे सरकारी एग्जामों से ऊपर वाले निकल गए, है ना। 200 से 300 मिलियन में तो मात्र 200-300 के पास एलिजिबिलिटी है कि वो अंडाणु को निषेचित कर सकते हैं। उनमें से भी कोई एक अंडाणु को क्या कर पाता है, निषेचित कर पाता है। तो बताओ, ये तुम्हारी शुक्र जनन की प्रक्रिया थी, समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई ना अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, शुक्राणु से, शुक्राणु प्रसू से, सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। हाँ, प्रसू है, शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। ध्यान रखना, क्या, शुक्राणु जनन। हमने क्या पढ़ा है, शुक्र जनन। और इससे नर जन्म कोशिका से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को शुक्र जनन बोला जाता है। तो कहीं भी ओटी में फंसा सकता है कि शुक्र जनन क्या है और शुक्राणु जनन क्या है, दोनों में अंतर है। हाँ, दोनों में अंतर है। शुक्राणु जनन, शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है, समझ गए, नहीं फिर भूल गए। हाँ, तो लिख लो, ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, ये प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। ये प्रक्रिया, हाँ, शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। हाँ, शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया तुम्हारे शुक्र जनन कहलाती है। वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, नहीं होगा तो आज तो टाइम नहीं है, आज तो टाइम हो गया पूरा। अगर इसको भूल रहे हैं तो यहाँ पर तीनों टर्मों को मैं कल लिखवा दूंगा, छोटे छोटे से 2-2 लाइन में। ठीक है।